सोता साहब, मैं पहले इस फैसले पे तो आएंगे, मैं ओवरऑल जो ये कुछ हुआ है, जो ये आईनी तरामीम का एक पैकेज जो आया है, कि इससे अब क्या सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री में ये नया बाब का इजाफा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? देखिए सर, इस आईनी तरमीम के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है प्री अमेंडमेंट, एक अमेंडमेंट इटसेल्फ है, उसका जो कंटेंट है, और फिर ये एक अमेंडमेंट की रीजंस क्या है। मैं समझता हूँ जो प्री अमेंडमेंट प्रोसेस है सारे का सारा, अगर आप वो देखें तो वो किसी भी तरह आइन के आर्टिकल 238, 39 से मुताबिकत नहीं रखता। जस्ट बिकॉज की एक आईनी तरमीम लाई जा सकती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस तरमीम को 1-1.5 घंटे में ले आए, 1 हफ्ते में ले आए। आपके प्रोग्राम में ही आईनी तरमीम की बात 18वीं की हुई थी, जिसमें 9 महीने बहस हुई थी। इस पर तो बहस ही कोई नहीं हुई। इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के आप चेंज कर रहे हैं, जिससे जुडिशरी को आप अंडर कंट्रोल लाना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर बहस ही नहीं की। और बहस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है। नंबर 2, आईनी तरमीम लाने का जो मकसद है वो बड़ा क्लियर नजर आता है कि एग्जीक्यूटिव वांट्स कंट्रोल ओवर द जुडिशरी, और वो कंट्रोल अनफेटेड कंट्रोल चाहते हैं। एक होता है कि विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ, जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स में रह के, लेकिन ये उससे बियॉन्ड जाके लेते हैं। अब उसके मतन पर आते हैं। उसका मतन हर प्रोविजन एक वाक़े की तरफ आपको इशारा देती है। मसलन आर्टिकल 1872 को आप जब लिमिट करते हैं तो आप कहना चाहते हैं कि जी हमें जो रिजर्व नशिस्तों वाला फैसला है वो नहीं पसंद। फिर आप आर्टिकल 1843 को रिस्ट्रिक्ट इसलिए करते हैं कि कल को जुडिशरी हमारे कोई सियासी अमल के अंदर दाखिलत ना करे। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के उसका प्रिजाइडिंग जज खुद चूज इसलिए करना चाहते हैं ताकि आपका एक एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल रहे इन चूजिंग के कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं वो किस तरह डील होंगे, यानी कि अपने ही पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट कैसे डील करेगी, आप उसको चूज करते हैं। इस चूजिंग के अमल को 1, 2, 3, 4, 5 कौन से नंबर से आप जज उठाते हैं, ये इन इटसेल्फ आर्टिकल 175A और 1 के स्पिरिट के खिलाफ है, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करती है। और वो स्पिरिट जो है वो रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस में बुनियादी ढांचे की सूरत में हमें दे दी गई है। फिर आप आगे चले आर्टिकल 199 से, सॉरी डर था इनको 199 से, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दिए। यही समझ नहीं आ रही कि कौन सी रिट कहां जाएगी। और इस सारी तरमीम का जो सबसे बड़ा कैच है, जो कि इनको किसी न किसी टाइम पर लड़ जाएगा, वो ये है कि अगर एक चीफ जस्टिस के पास एक केस आ जाता है और वो खुद ही कह देते हैं कि ये केस आईनी नहीं है, और वो बेशक आईनी केस हो, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? आप उन चीफ जस्टिस साहब से जाके कैसे वो केस छीन के आईनी बेंच को भेजेंगे? इसका कोई तरीकाकार अंदर नहीं दिया गया। ये दिस अमेंडमेंट इज फुल ऑफ एनोमलीज, और ये एनोमलीज आगे जाके इनके अपने वापस आके इनको काटेंगी और इनको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये अमल दरामद करना इस अमेंडमेंट के ऊपर पॉसिबल नहीं है जिस तरह इन्होंने किया है, बिकॉज आप रिड्यूस कर रहे हैं जुडिशरी को रेबल्स पर। और अब इस वक्त जो आप चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात, जो कि इस वक्त लेटेस्ट तस्करा है, तीनों ही बहुत जबरदस्त जजेस हैं जो इस वक्त हैं, लेकिन अगर आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, जिसको बार बार गलत कोट किया जा रहा है। हमारे साथ ये बड़ी जरूरी है बात करना कि सलमान राजा साहब की एक ट्वीट दिखाई जाती है और कहा जाता है कि जी सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर उन्होंने पहले और भी था, अब और था। जब आप सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते हैं तो इट इज सीनियरिटी कम फिटनेस, और ये बड़ा एज ओल्ड प्रिंसिपल है। ये सिंध हाई कोर्ट की भी जजमेंट है, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में आप आ जाते हैं तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो प्योरली सीनियरिटी प्रिंसिपल पे होती थी, उसको आपने चेंज किया ताकि आप वंस अगेन कंट्रोल कर सकें। इस टाइम आपका वो प्रोजेक्ट भी फेल हो गया, बिकॉज टॉप 3 जजेस जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल आपके कंट्रोल में हैं या कंट्रोल में आ सकते हैं। तो इन सारे का अगर आप जायजा लें तो इट इज कंट्रोल, कंट्रोल एंड कंट्रोल। बट आपको पता है फिर कंट्रोल अल्टीमेटली एक हायर अथॉरिटी के पास होता है, और उस हायर अथॉरिटी का जो कंट्रोल है वो नोबडी कैन चैलेंज, और उसको कंट्रोल का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एंड आई थिंक इनके साथ वही होगा। मेरा तो पर्सनल इसके ऊपर ओपिनियन ये जो आपने कहा है कि नोबडी कैन चैलेंज, तो क्या ये जो इतनी सारी आम हमारे जैसे सहाफ़ी को भी नज़र आता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बुनियादी ढांचे के अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें हैं, बुनियादी हकूक़ के चीज़ें हैं। फिर ये है कि चोरी के माल से अब माल जो होता है उसकी लीगैलिटी नहीं होती, कि अगर आप लोटों के ज़रिए एक तरमीम को लेके आते हैं, आईनी तरमीम लेके आते हैं, उसकी वैलिडिटी या और भी ग्राउंड्स, क्या ये चैलेंज हो सकती है, या होगी तो कैसे होगी, कौन करेगा? ये ज़रा हमें रोशनी डालें इस पे। सर मेरा जाती व्यू ये है कि इसका एक जो प्री चैलेंज था वो तो आज उन्होंने डिसमिस कर दिया, बट ये दोबारा फिर एक चैलेंज हो गई है कल पास होने के बाद। अब इस वक्त जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें अगर इमीडिएटली टेकअप हो जाती है, वो तो हमारे जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस हैं या अब जो चीफ जस्टिस आते हैं वो टेकअप करेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, क्योंकि उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं लगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, तो उसकी एब्सेंस में मेरा ख्याल है शायद ये वहां पर भी टेकअप हो सकता है। और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या कोई भी जज
फुल बेंच बुलाएं और कहें जी कि हम इस इशू को एज अ फुल बेंच देखना चाहते हैं। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट सुप्रीम कोर्ट की पावर टू कॉल अ फुल कोर्ट मीटिंग जो है दैट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड। और उस फुल कोर्ट की मीटिंग को आप, आईनी तरमीम बेशक आ गई है, लेकिन आप उस फुल कोर्ट की मीटिंग के थ्रू बहुत कुछ जो है उसका जायजा ले सकते हैं। और मेरा ख्याल है इस आईनी तरमीम को अगर चैलेंज इसका कभी होना है और इसको सुनना है तो इसको पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट सुने, ताकि एटलीस्ट हिस्ट्री हमें ये जरूर बता के जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट का व्यू इसके ऊपर क्या था, क्या ये बुनियादी ढांचे के खिलाफ था कि नहीं था। और इसमें एक बड़ी खूबसूरत प्रोविजन, आमिर साहब आप जरूर देखिएगा कि उन्होंने इतना गंद डाल के तो एक 9A की प्रोविजन दे दी कि हमें क्लीन एनवायरनमेंट जो है बुनियादी हक है। वो इसलिए नहीं दिया गया कि वो हमें इंटरनेशनली चाहिए, फलाना चाहिए, वो एक्चुअली गंद ही इतना डल चुका है इस आईनी तरमीम से कि उन्होंने कहा फिर एक क्लीन एनवायरनमेंट के लिए भी हम आपको एक प्रोविजन देते हैं ताकि आप कल को इसको फंडामेंटल राइट के तौर पर इन्फोर्स कर सकें। उसको डीकॉय कहा जाता है कि आप सारी चीज़ को छोड़ के ना आप कहें जनाब आज वाह क्लाइमेट चेंज बड़ा आला कर दिया गया है तो दाद देनी पड़ेगी। पर आप ये कह रहे हैं कि इससे ये गन पड़ जाएगा, ये इशू आ जाएगा कि एक तरफ तो आईनी अदालत जो है, क्योंकि आईनी तरमीम का मामला देखेगी, जो कहा गया कि जी 5 मेंबर का बेंच होगा, एक तरफ जो है जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जैसी कैसी भी बची होगी वो कह सकती है कि जनाब हम फुल कोर्ट इसके अंदर करते हैं, तो ये एक तनाज़ा आ सकता है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल आएगा जी, और इसमें बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी बिकॉज लेट से अगर एक केस रूटीन में आ जाए, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान में हर केस में आईनी प्रोविजन लाई जाती है। आर्टिकल 199 है ही आईनी प्रोविजन। हमारी हाई कोर्ट की सारी पेंडेंसी रिट जुरिस्डिक्शन में, चाहे सिविल मैटर है, आप कई दफा जब अपने सिविल मैटर को चैलेंज करते हैं तो उसमें आप रिट फाइल करते हैं। लेट से कल मैंने एक सिविल रिविजन फाइल करनी थी लेकिन अब मुझे रिट फाइल करनी पड़ी ना सिविल कॉन्टेक्स्ट, तो क्या उसको हमारा आईनी बेंच सुनेगा अगर किसी स्टेज पे? तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको इवेंचुअली डे टू डे बेसिस पर प्रॉब्लमेटिक होंगे। और ये शायद मंसूर अली शाह साहब ने कल, ये परसों केस सुनते हुए कल आई थिंक कहा भी है कि ये कौन डिटरमिन करेगा कि कौन सा बेंच है और कौन सुनेगा और कैसे सुनेगा। और आपको मजे की बात बताऊं, इट्स स्लाइटली इंटरेस्टिंग कि जो 9A की प्रोविजन है ये मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट में से ही निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट, कि इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उसमें डालने की कोशिश करें, तो वो उन्होंने डाल दी है, बड़ी पसंद है। लेकिन आज अगर किसी भी तरीके से किसी भी बेंचमार्क पर आप देखें तो इस वक्त सीनियरिटी पर भी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तालीम तरबियत हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो मंसूर अली शाह साहब नंबर 1 है इस वक्त। और उनको ना लगाना एक बड़ा पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा, बिकॉज एक जज जो है इतनी अर्ली एज से काम कर रहा है और उसने काम किया है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल साइड एंड सिविल साइड, टैक्सेशन हर साइड पर, उनका बेनिफिट ना लेना और उनका बेनिफिट ना करना हमारे से, आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत बदकिस्मती होगा। माजी में जब भी कभी इस तरह की अपॉइंटमेंट्स हुआ और सीनियरिटी का प्रिंसिपल अगर तय नहीं, आइन में नहीं भी है, कानून में नहीं भी है, तो ये काफ़ी दफ़ा काफ़ी मुकदमात में ये सवाल ज़रूर आया कि अगर किसी की लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को डिनाई किया जाता है तो फिर रीज़न्स देने बड़े ज़रूरी हैं। एक जनरल एक प्रिंसिपल रहा है। तो यहाँ ये जो क्लोज डोर में बजाय इसके कि जज हजरात ये कि जो पॉलिटिशियंस जो हैं ये 12 लोग अगर या 9 ही बैठ रहे हैं फ़िलहाल, तो ये जब जज करेंगे तो क्या ये रीजंस देंगे और इनको क्या देना चाहिए और उसकी लीगल और आईनी हैसियत क्या है? देखिए वैसे जी हमारे जनरल क्लॉजेस एक्ट का प्रिंसिपल है कि एवरी ऑर्डर हैज टू बी अ रीजनड ऑर्डर। उसके अलावा आर्टिकल 10A आइन में मौजूद है। आप पाकिस्तान का चीफ जस्टिस लगा रहे हैं तो उस चीफ जस्टिस को आप 3 लोगों में से सिलेक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन यू से दैट आई एम नॉट सिलेक्टिंग नंबर 1 एंड गोइंग फॉर नंबर 2, यू हैव टू गिव रीजंस। ये कैसे हो सकता है कि आप रीजंस के बगैर, और जब आप रीजंस देंगे तो देन दैट ऑर्डर बिकम्स जस्टिसेबल कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं यही तो समझ रहा हूँ कि इस कमेटी को ये रीजंस देने जरूरी होंगे, क्योंकि पहली दफा ये चीज हो रही है। ये नहीं हो सकता वो कहें जी कि नंबर 2 या नंबर 3 पे हमें जो बंदे हैं वो पसंद है तो हम लगा देते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। आप पाकिस्तान के हर ऑर्डर को, एक जनरल क्लॉजेस एक्ट भी एप्लीकेबल है, आर्टिकल 10A भी एप्लीकेबल है, तो क्या वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे जाके वो सारी की सारी प्रिंसिपल सस्पेंड हो जाएंगे? मैं समझता हूँ कि इस कमेटी को रीजंस किसी स्टेज पर देने पड़ेंगे कि हम क्यों नंबर 1 के बजाय नंबर 2 पे जा रहे हैं और हमें क्या ऐसी जरूरत महसूस हो रही है। वरना तो देखे ना जी, प्रीटी मच एक हमारा एक प्रेसिडेंट भी है, अगर वो नंबर 2 को लगाते हैं, नंबर 3 को लगाते हैं, तो हाउ विल नंबर 1 सर्व अंडर हिम? वो एक तरीकेकार भी होता है, वो भी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। सो इफ यू आर अपॉइंटिंग नंबर 2, दैट मींस आप एसेंशियली नंबर 1 की सर्विसेज को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। वो सर्विस रिकॉर्ड जो 20-25 साल उन्होंने जजी की है, स्टार्टिंग फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, आप उसका बेनिफिट ही नहीं लेना चाह रहे। मैं तो हमेशा कहता हूँ द पोजीशन ऑफ द चीफ जस्टिस इज जस्ट द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। उसके अलावा तो उनके पास क्या पावर, क्या प्रोविजन है? बाकी तो आपका कमेटी में चला गया लगाने का मामला। सो अगर चीफ जस्टिस की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से भी इतना खौफ और डर है तो फिर तो मतलब अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ही हाफिज। फिर मैं क्या कह सकता हूँ।